कनाडा भारत का दोस्त है या दुश्मन? अभी हाल ही में कनाडा ने इंडिया के एक टॉप डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है, ये कहते हुए कि उनका हाथ एक कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में है। इसी के साथ ही कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट का एक अर्जेंट सेशन बुलाकर ये बोला कि इंडिया कनाडा में हत्याएं करवा रहा है और हमारे पास इसके ठोस सबूत है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इस बयान के बाद ऐसे कई कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जस्टिन ट्रूडो की G20 मीटिंग बहुत बड़ा फेलियर रही थी और इसी के साथ उनका प्लेन भी खराब हो गया था, जिससे उनको 36 घंटे तक इंडिया में ही फंसा रहना पड़ा। इसी सब के चलते वो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके पीछे पाकिस्तान की ISI, अमेरिका की CIA शामिल है, और यही नहीं, ट्रूडो ने जो बयान दिया है इसके पीछे चीन की MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी है, जो कि चाइना की एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। आपने कभी ये सोचा है कि खालिस्तानियों की पहली पसंद हमेशा कनाडा ही क्यों होता है? ये भारत में आकर कभी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? कभी ये पाकिस्तान वाले पंजाब की डिमांड क्यों नहीं करते हैं, जहां पर सिख लोगों का एक प्रमुख गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब करतारपुर है? इनके पास इतना पैसा आता कहां से, हथियार कहां से आते हैं और इन सब को सपोर्ट कौन करता है? आप ये सोचिए कि कनाडा एक हरदीप सिंह निज्जर जैसे आतंकी के लिए किसी देश के साथ अपने रिश्ते मुसीबत में क्यों ही डालेगा? आज के इस वीडियो में पर्दे के पीछे चलने वाले पूरे गेम प्लान के बारे में समझेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि असल में डिप्लोमेसी काम करती कैसे है और कोई देश कितना नीचे गिर सकता है किसी और देश को कंट्रोल करने के लिए। और यकीन मानिए वीडियो के लास्ट तक आपको जानकर सिर्फ शौक ही लगने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद डीप एनालिसिस। दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में समझने वाले हैं कि आखिर ये सब शुरू हुआ कैसे और किस तरीके से खालिस्तानी पूरे कनाडा की जड़ों में बैठे हैं, और दूसरा ट्रेड पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में हर साल तकरीबन $8 बिलियन का ट्रेड होता है, जिससे दोनों देशों को नॉर्मली फायदा ही होता है। पॉइंट नंबर 1, हाउ खालिस्तानी प्लांटेड इन कनाडा। इन सबको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1966 हरियाणा से एक हिस्सा अलग करके पंजाब स्टेट का गठन किया जाता है और सरकार बनती है अकाली दल की। लगातार चलती उठापटक में सीएम तो बदलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। तब संजय गांधी और एक्स मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ के द्वारा एक ऐसे आदमी को चुना जाता है जो उनके लिए वोट बटोरने और जनता में फियर मॉन्गरिंग करने का काम करे, ये साबित करने के लिए कि पंजाब में रहने वाले सिखों को हिंदुओं से खतरा है और हिंदुओं को लगे कि सिखों से उनको खतरा है। ओल्ड ब्रिटिश साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक। इस शख्स का नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है। भिंडरावाला को ISI और CIA का सपोर्ट मिल जाता है। 1930 में उठी खालिस्तान की मांग, जो कि मास्टर तारा सिंह के द्वारा की गई थी, इस पूरे मूवमेंट को हवा देने का काम पाकिस्तान ने किया था। अगर आपने हमारा कारगिल वाला वीडियो देखा होगा तो ये सब क्यों हुआ आपको कारण समझ में आ जाएगा। एक पेटी पॉलिटिक्स के चलते हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, हमारे गुरुद्वारा साहिब को नुकसान पहुंचा और साथ ही हिंदू और सिख लोगों के बीच में एक हल्की सी दीवार पड़ गई। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है खालिस्तान आतंक की। जब पुलिस ने ऑपरेशन थंडर के तहत खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को पकड़ना शुरू किया तो कई सारे खालिस्तानी वेस्टर्न कंट्रीज भाग गए और वहां से शुरू होता है इंडिया के ऊपर अटैक्स। इनमें से पाकिस्तान की ISI की तरफ से इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा दिया जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक लिस्ट चल रही होगी जिसमें खालिस्तानियों की तरफ से किए गए अटैक्स की डेट और जगह हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान हाईजैक एंड ब्लास्ट। साल 1984 में जब इंडियन आर्मी के द्वारा गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, उसके अंदर टैंक चलवा दिए जाते हैं, जिसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। इस घटना के बाद तलविंदर सिंह परमार नाम का एक शख्स खालिस्तानी पाकिस्तान से दुबई से होते हुए कनाडा पहुंच जाता है। इंडिया को सबक सिखाने के लिए वो एक प्लेन ब्लास्ट करने की सोचता है। कनाडा पुलिस के पास एक शख्स पहुंचता है जो ये कहता है कि एक आदमी उसके पास आया था जिसका नाम तलविंदर सिंह परमार है। वो उसे $2 लाख कैश देता है और बोलता है कि उसे एक एरोप्लेन के अंदर ब्लास्ट करवाना है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और सीधा पुलिस के पास चला आया। लेकिन कैनेडियन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। जैसे तैसे ये खबर रो के हाथ में लग जाती है। रो जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये एक ISI प्लांटेड आतंकी है। तो इंदिरा गांधी की तरफ से उस वक्त के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो से परमार को इंडिया भेजने की रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन पियर ट्रूडो मना कर देते हैं। सितंबर 1984 में कैनेडियन पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम था हरमाल सिंह गरेवाल,
जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS और द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसके पास एक ऑफर आया था कि उसे एक मोटी रकम मिलेगी अगर वो एक एरोप्लेन के अंदर ब्लास्ट करवाता है, लेकिन उसने मना कर दिया। और कुछ दिनों बाद उसके पास इंद्र सिंह रियाल नाम का एक शख्स आता है। वो उसे डायनामाइट खरीदता है, ये कहकर कि उसे अपने गार्डन में एक पेड़ को उड़ाना है। बाद में हरमाल सिंह को पता चलता है कि ये इंद्रजीत सिंह उस प्लेन ब्लास्ट कराने वाले के लिए काम करता है। जून 23, 1985 कनिष्क एयर इंडिया फ्लाइट 183 कनाडा के मॉन्ट्रियल से फ्लाइट आयरलैंड जाने के लिए तैयार थी। उस दिन न जाने कैसे एयरपोर्ट की एक्सरे मशीन खराब हो जाती है। स्कैनर की मदद से सभी बैगों को चेक किया जाता है। एक बैग में स्कैनर के द्वारा कुछ डिटेक्ट होता है। जो इस बैग को लेकर आता है वो अपना नाम मंजीत सिंह बताता है। वो बोलता है कि उसे अपने भाई के पास में जाना है, उस बैग में कुछ भी नहीं है। बाद में अथॉरिटीज के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि इसमें कुछ रेडियो जैसा सामान होगा, लेकिन अचंभे की बात यहाँ पर यह है कि मंजीत सिंह फ्लाइट में बैठता ही नहीं है। फिर कुछ घंटे बाद आइलैंड में ये प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 229 यानी 329 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन, 27 ब्रिटिश सिटीजन, 24 इंडियन सिटीजन होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ब्लास्ट के एक दिन पहले ही इंडिया ने कनाडा को ब्लास्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ब्लास्ट के बाद कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें इंद्रजीत सिंह रियाल, अजायब सिंह बाकरी, रूप दमन सिंह मलिक, सूरज सिंह गिल, हरदयाल सिंह जोहा, दिलजीत संधू, लखबीर सिंह रोड आदि लोग शामिल होते हैं। और बात करें तलविंदर सिंह परमार की तो उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। कई सालों तक ये केस बस चलता रहता है और ये सस्पेक्ट या फिर मैं यूं कहूं विटनेसेस किसी न किसी वजह से मारे जाते हैं। सिर्फ इंद्रजीत सिंह रियाल ही बच पाता है, जो कि किसी सबूत न मिलने की वजह से 2016 में छूट जाता है और आज वो खुले आम घूम रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्लास्ट के केस में एक भी इंसान को सजा नहीं मिलती है। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट है, तो आपको बता दूं उसी दिन टोक्यो में भी एक बम ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन वहां की एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने वक्त चलते उसे पकड़ लिया। अब इसी समय बब्बर खालसा टेररिस्ट ग्रुप का हेड और फ्लाइट नंबर 183 का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार जर्मनी भाग जाता है। जब रो ने जर्मन सीक्रेट एजेंसी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे पकड़ने से ही साफ मना कर दिया। इसके बाद परमार पाकिस्तान आ जाता है और वहां से वो लश्कर तोयबा के साथ मिलकर लश्कर खालसा बनाता है। कुछ साल बाद ये इंडिया आता है और 15 अक्टूबर 1992 को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इंडिया में अटैक और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें 1995 में जगतार सिंह तारा ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन इन सब में बचकर भागता है एक शख्स जो कि हमारी कहानी का मेन विलन है, हरदीप सिंह निज्जर। निज्जर को पंजाब पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब वो 1997 में बेल लेकर छूटता है तो पाकिस्तान चला जाता है। वहां से कनाडा, और कनाडा में वो अपने लिए एक असाइलम के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। दरअसल वो रिक्वेस्ट में बोलता है कि इंडिया में उसे एक झूठे केस में फंसाया कर टॉर्चर किया जा रहा था, जिसमें उसे काफी मारा पीटा गया है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज कर दिया गया है। लेकिन जब उसका मेडिकल हुआ तो कुछ भी सामने नहीं आया। फिर इसके चलते 11 दिन बाद वहां से वो एक पंजाबी महिला से शादी कर लेता है। लेकिन जब पुलिस कन्फर्मेशन के लिए जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो महिला अपने पति के साथ रह रही थी और ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही थी। जब ये रिक्वेस्ट भी खत्म हो जाती है तो फिर इसे सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान का और जगतार सिंह तारा का। यहाँ पर एक और पाकिस्तानी ISI एजेंट का हाथ होता है, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट शाहिद महमूद चौधरी, जिसे चौधरी साहब भी बोला जाता है। पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ। 13 अक्टूबर 1995 बलोच रेजिमेंट सर्विस नंबर PA 35043 शाहिद महमूद आर्मी ज्वाइन करता है और 10 अगस्त 2012 में ISI के द्वारा इसे खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जहां ये दो काम करता है। पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फाउंडेशन को फिर से रिवाइव करता है, जिनका संबंध सीधा लश्कर तोयबा और पैन इंडिया इस्लामिस्ट ग्रुप से भी मिलता है। इसके साथ ही शाहिद महमूद पाकिस्तान के सिख हरमीत सिंह को भी शामिल करता है, जिसका काम इंडिया में सोशल मीडिया और अखबारों की मदद से सिखों को 1984 में हुए राइट्स और हरमिंदर साहिब पर हुई त्रासदी को दिखाकर रेडिकल करने का काम था। यहाँ हरदीप सिंह निज्जर लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा देता रहता है। कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे का इसे हेड बनाया जाता है और साथ ही ये 2 नई गैंग भी बनाता है, जो इनके कहने पर किडनैपिंग, हत्याएं, ड्रग स्मगलिंग, हवाला और इलेक्शन के टाइम पर उनको खालिस्तान इंटरेस्ट के लिए मदद करने जैसे काम करते थे। ये गैंग, जिसमें पहला था धारीवाल गैंग और दूसरा था गरेवाल गैंग, और इन दोनों को ब्रदर कीपर बुलाया जाता था। ये अभी भी UK, कनाडा और USA में एक्टिव है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो पैसे के लिए इनके 3 रिसोर्सेज हैं। पहला ISI और CIA,
दूसरा है गुरुद्वारा और तीसरा है एनजीओ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसे MO धालीवाल और अनीता लाल चलाती है। और ये दोनों जगमीत सिंह के सपोर्टर हैं। जगमीत सिंह आपको नहीं पता तो बता दूं, ये एक कैनेडियन MP है जिनके पास 25 सीटें हैं और ये अभी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही जस्टिन इतने ज़्यादा कूद रहे हैं और यही इस पूरे गैंग को फंड करने का काम भी करते हैं। अब आपको जानकर और बड़ा शौक लगेगा कि ये NGO कई बड़े सिंगर और सेलिब्रिटीज़ को पैसा देते हैं इंडिया के खिलाफ ट्वीट या फिर पोस्ट डालने के लिए, जिसमें रिहाना, ग्रेटा थुनबर्ग, JZP जैसे बड़े नाम आते हैं। और रही बात निज्जर को मारने की, तो एक बार को मैं मान भी लेता हूं कि रो ने इसे ठोका होगा, लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया? ओसामा बिन लादेन, अयमान अल जवारी, अनवल ओलाखी, बगदादी, ईरानी आर्मी का चीफ और इजराइल ने और सऊदी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। छोड़ो, पाकिस्तान ने जब करीमा बलोच को कनाडा में मारा था तब ट्रूडो कहाँ गया था? या फिर मैं ये कहूँ कि ये पूरी तरीके से चीन की MSS के कंट्रोल में था या फिर अभी भी है। इंडिया में एक रो एजेंट थे जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। उन्होंने 2011 में कनाडा को खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया, वो भी प्रूफ के साथ। लेकिन जिन पॉलिटिशियन लीडर के पास रो जाती थी वही नेता चीन के MSS से इंफॉर्मेशन शेयर कर मोटा पैसा कमाते थे और ये काम आज भी जारी है। हमने और न जाने किसी और ने खालिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकना शुरू किया, जिसमें अब तक 8 तो मर चुके हैं। एक को अभी लेटेस्ट ही मारा जिसका नाम है सुखविंदर सिंह दुनुका, जो 15 गोलियां लगने की वजह से मरता है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लेता है। ये तो हो गई अब तक की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड और बिजनेस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इंडिया और कनाडा के बीच हर साल तकरीबन $8.6 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें कई प्रोडक्ट होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये लिस्ट देख रहे होंगे, इसमें ओवरऑल कनाडा का ही फायदा होता है, लेकिन ट्रेड के अलावा कुछ और भी है। जैसा कि हमें पता है कि हर साल कई सारे स्टूडेंट और लोग नौकरी करने के लिए कनाडा जाते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं तो तकरीबन 3 लाख लोग गए हैं, जिसमें उन्होंने $6 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। 600 से भी ज्यादा इंडियन कंपनीज आज कनाडा में एक्टिव हैं। वहीं कनाडा ने भी इंडिया में $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो ज्यादातर शेयर मार्केट में है। अगर कल को कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बिजनेसेस तो खतरे में होंगे ही, लेकिन जिन लोगों ने कनाडा में अपना समय और पैसा इन्वेस्ट किया है उनका भी नुकसान होगा। वहीं बात करेंगे ट्रूडो की, तो वो खुद अपनी पॉपुलैरिटी को लगातार घटाते जा रहे हैं। कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस, जॉबलेस, रिफ्यूजी क्राइसिस, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉपुलेशन श्रिंकिंग, ओपोजिशन सब खतरे के अंदर हैं और साथ ही कनाडा की ग्लोबल लेवल पर रेस्पेक्ट लगातार घटती जा रही है। इंडिया G20 में उनका क्या हाल हुआ था ये सब हम लोगों ने देखा है। चाइना का इन्फ्लुएंस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी ट्रूडो को इन सब पर काम करना चाहिए, न कि भारत को उंगली करनी चाहिए। वैसे इसका जवाब तो हम देंगे ही, जो हमने दिया भी है और बहुत करारा जवाब दिया है, जैसे का तैसा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बात अब कहाँ तक जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। इन सब के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।